1891 में इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास होता है, ये इनफेक्टिव रहता है। सेकेंड फैक्ट्री कमीशन कब बनता है? 1884 में। इसका मेमोरेंडम साइन किया था एन.एम. लोखंडे ने। फर्स्ट ट्रेड यूनियन लीडर थे एन.एम. लोखंडे। वॉज एस.एस. बेंगोली, ये रिफॉर्मिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट थे 1875 में। ठीक है, एस.एस. बेंगोली ने काफ़ी काम किया फॉर द वर्कर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए काफ़ी काम किया, तो इसलिए फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन स्टैब्लिश होती है 1875 में एस.एस. बेंगोली के बदौलत। एंड फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास होता है 1881, तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिपन के टाइम में 1881 में पास होता है। एंड 1819 में एम.एन. लोखंडे बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन स्टैब्लिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियन कहा था? बॉम्बे मिल, बॉम्बे में था एम.एन. लोखंडे ने 1890s में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। बॉम्बे मिल थी वहाँ पे, हैंड्स एसोसिएशन, वहाँ पे हैंड से कपड़े बनाते थे, तो ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन एंड एम.एन. लोखंडे फर्स्ट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियन इन इंडिया। और लीडरशिप कौन प्रोवाइड करता है? सोशल रिफॉर्मर, ना कि वर्कर। स्टार्टिंग में सोशल रिफॉर्मर प्रोवाइड करते थे लीडरशिप। उसमें फोकस क्या था? वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, रेदर देन उनके राइट्स पे नहीं फोकस था, उनके वेलफेयर पे फोकस था। तो ये ऑर्गेनाइज था, लेकिन पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं थी। स्टार्टिंग थी ना, विद पैन इंडिया प्रेजेंस बाद में हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ? तो बहुत ज़्यादा वर्कर्स की जो कंडीशन थी और बुरी हो गई, तो इसलिए मूवमेंट और ज़्यादा डेवलप हुआ। इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन है बना अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1871, अनसुईया बेन साराभाई। इनके पति थे, वो लिखते जो भैया थे, उनका वो था लेबर, ठीक, टेक्सटाइल इनकी दुकान थी, लेकिन ये वर्कर के साथ थी। तो ये पी वाडिया ने स्टैब्लिश किया था मद्रास लेबर यूनियन। AITUC 1920 में स्टैब्लिश होता है, एंड इसको बनाया था लाला लाजपत राय, जोसेफ वापिस्ता, एम.एन. जोशी, यहाँ पे भी हैं एम.एन. जोशी, दीवान जमनलाल, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके लाला लाजपत राय। तो द फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियन, दिस इज एन.एम. लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये फादर थे कब से कब तक थे? 1894 टू 1897 तक, 1884 तक, द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। उन्होंने कास्ट एंड कम्युनल इश्यूज भी उठाए, एंड ये कलीग थे जो महात्मा ज्योतिराव फूले थे ना, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया। लोखंडे फादर बोलते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट के, तो इनके ज्योतिराव फूले ने इनके साथ काम किया, एंड इन्हें सत्य शोधक समाज इस्टेब्लिश किया था, एंड इन्होंने दीन बंधु को मैनेज किया। तो पब्लिकेशन निकालते थे दीन बंधु, कौन? एन.एम. लोखंडे, दीन बंधु। उन्होंने फाउंड किया था मिल हैंड एसोसिएशन, अपने आप को सोशल सर्विस में लगा दिया था पूरी तरह, अपनी जॉब भी छोड़ दी थी एज ए हेड क्लर्क। इनके साथ कृष्णा राव भालेकर भी थे, इन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने स्टैब्लिश किया फर्स्ट लेबर एसोसिएशन इंडिया इन 1890s। ये था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, पहले लेबर एसोसिएशन था। तो इनको राव बहादुर का अवार्ड मिला था, ब्रिटिश राज हैं राव बहादुर, इनको एम.एन. लोखंडे को राव बहादुर। इन्होंने स्टैब्लिश किया था मुंबई कामगार संघ। मुंबई कामगार संघ किसने स्टैब्लिश किया था? एन.एम. लोखंडे, मुंबई कामगार संघ। तो राव बहादुर का टाइटल दिया था ब्रिटिशर ने, इन्हें स्टैब्लिश किया था मुंबई कामगार संघ, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, मुंबई कामगार संघ, एंड राव बहादुर का टाइटल दिया था ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने बोला कम से कम एक हॉलीडे मिलनी चाहिए हफ्ते में, आफ्टरनून में हाफ घंटे का मिलना चाहिए रिसेस। तो उनको 6:30 से स्टार्ट करना चाहिए, सनसेट तक खत्म कर देना चाहिए काम, और सैलरी 15th को मिलनी चाहिए, हर मंथ के 15 तारीख को। ठीक है, इसमें लिखा है ट्रेड यूनियन जो है 1926 की, ये सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये एम्प्लॉयर्स को नहीं इंक्लूड करती, गलत है। तो ट्रेड यूनियन जो है वो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसमें वर्कर यूनियन और एम्प्लॉयर एसोसिएशन दोनों की बात करिए। सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इन ट्रेड यूनियन एक्ट, सिविल सर्वेंट नहीं रजिस्टर कर सकते अपने आप को। और ट्रेड यूनियन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, इसमें सिर्फ वर्कर यूनियन नहीं है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन भी साथ में आते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेड यूनियन का, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, एडवाइस किया जाता है रजिस्टर करो, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लेकिन रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं अगर आप रजिस्टर करा लेते हो। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत फ़ायदे मिलते हैं, नहीं तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे होते हैं अगर आप रजिस्टर नहीं कर सकते इंडिया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अगर आपको रजिस्टर किया जा सकता है ओनली अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, और किसी एक्ट में नहीं कर सकते, ना ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और इंडियन कंपनी एक्ट, सिर्फ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर करा सकते हैं। उससे सिविल सर्वेंट्स यूनियन बनाते हैं, वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ये रजिस्टर नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको ट्रेड यूनियन नहीं बोल सकते। तो ये बताया था मद्रास हाई कोर्ट ने, ये क्लियर कराता है इसमें, ठीक है। जो ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था 1926 में और ये इफेक्ट में था 1927 में। तो क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, एज ए बॉडी कॉपरेट होती है, एंड इसे इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखो, चाहे सिविल सूट्स हो चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 तो आपको इम्यूनिटी मिलती है। ट्रेड यूनियन अगर ऑर्गेनाइज करे कुछ तो उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या है, ओके, सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि इसे इम्यूनिटी मिलती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इम्यूनिटी मिलती है सिविल सूट से।
तो क्या क्या प्रोविज़न है अगर आप ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्स हो। तो राइट एंड प्रिविलेजेस क्या है, तो बॉडी कॉपरेट होती है, इट्स अ बॉडी कॉपरेट, ठीक है। तो उसके पास एंड ये क्या करते हैं, यू कैन कीप सेपरेट फंड, पॉलिटिकल पर्पस के लिए अलग फंड रख सकते हैं, ये अपना पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी अलग फंड रख सकते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इम्यूनिटी मिलती है, सिविल सूट से इम्यूनिटी मिलती है, क्रिमिनल और सिविल दोनों से इम्यूनिटी मिलती है। एग्रीमेंट होता है बिटवीन द मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड यूनियन नॉट टू द एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इज वैलिड, ठीक है। तो इसमें एग्रीमेंट होता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे, वैलिड है, नॉट वॉइड बीइंग द रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड। तो उसमें ठीक है कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के बीच में। एंड राइट टू अमलगमेट टू फॉर्म लार्जर यूनियन, तो लार्जर यूनियन भी बना सकते हैं, अमलगमेट कर सकते हैं, दूसरे के साथ मिल सकते हैं। एंड मेंबर ऑफ यूनियन, ये अपनी जो बुक है उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेंबर है जिसकी 15 साल से उम्र ज़्यादा है वो मेंबर बन सकता है। तो हमें याद रखना है 15 ईयर्स, देखो बहुत पुराना एक्ट है 1926 का, यहाँ पे 15 साल थी, 15 साल से आप ऊपर हो तो आप ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। तो बोला है कि अप्रोच ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इज बेस्ड ऑन क्लास कोलैबोरेशन दैट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। तो ये अप्रोच जो भी यूनियनिज्म है, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड मटेरियल एस्पेक्ट बट ऑल्सो मॉरल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। तो किस अप्रोच में ये बोला गया है, गांधीयन अप्रोच है। गांधीयन अप्रोच में बात किया क्लास कोलैबोरेशन रेदर देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू मटेरियल एस्पेक्ट, ये मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट की भी बात करती है, ठीक है। तो गांधीयन जो ट्रेड यूनियनिज्म ये बात करता है क्लास कोलैबोरेशन रेदर देन क्लास स्ट्रगल। तो उन्होंने बोला कि वर्कर का इसका आइडिया क्या है कि वर्कर्स को अपना शेयर लेना चाहिए कैपिटलिज्म के लिए बाई रिफॉर्म करनी चाहिए और सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए वर्कर के बीच में। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड यूनियनिज्म आया है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू मटेरियल एस्पेक्ट एज वेल एज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स। उन्होंने बोला डायरेक्ट एम क्या है ट्रेड यूनियनिज्म का, ठीक है, इज नॉट इन द लार्ज डिग्री पॉलिटिकल स्टेट। डायरेक्ट एम है रिफॉर्म करना, इंटरनल रिफॉर्म करना एंड इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाना। इनका ये नहीं है कि पॉलिटिकल आप मतलब करो, पॉलिटिकल एम नहीं है इसका। मेन एम क्या है, अपने आप में सुधार करना और इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाना, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना। एंड जो ट्रेड यूनियनिज्म था गांधी ने अप्रोच, ये नॉन एंटी कैपिटलिस्ट है, ठीक है। गांधी का व्यू नॉट एंटी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट नहीं था गांधी का जो व्यू है। फिर रिकॉग्नाइज दिस अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये कौन सी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आर एसेंशियली politicized and as a part of the class struggle. Approach is primarily oriented toward the historical development of the power relation with the capital and labor. In this approach, industrial relation is equated with the power struggle and the price payable for the labor is determined by the confrontation with the conflict interest. So, Marxist approach है. So, this is Marxist approach. ये बात करता है power relationship between the way of interpreting the social reality. तो Marxian जो relation है वो essentially politicized होता है, it's a part of class स्ट्रगल। एंड इसको आप देख सकते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एंड डायनेमिक्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन में। मार्क्सिज्म इज एसेंशियली मेथड ऑफ सोशल इंक्वायरी इनटू पावर रिलेशनशिप बिटवीन आवर सोसाइटी एंड वे ऑफ इंटरप्रेटिंग आवर सोशल रियलिटी, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आप मार्क्सिस्ट देखते हो वो आप मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के देखते हो, ना कि मार्क्स ने डायरेक्टली कुछ इसके लिए डायरेक्टली बोला था इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, बट मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बोला। उन्होंने बोला कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो मार्केट रिलेशंस है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्या बोलते हैं, मार्केट रिलेशन। मार्क्स ने खुद ही बोला था मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द मटेरियल लाइफ डिटरमाइन द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल पॉलिटिकल स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है मटेरियल लाइफ में वही डिफाइन करेगा सोशल पॉलिटिकल स्पिरिचुअल प्रोसेस क्या है लाइफ में। बोला कि कैपिटल ओनरशिप क्या चाहता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन को पावर स्ट्रगल के बराबर बताया जाता है कि क्या चाहता है जो वर्कर ओनर, कैपिटल ओनरशिप चाहता है कि लेबर को बहुत ही लोएस्ट प्राइस में परचेज करे कि अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। तो कंप्रिहेंसिव अप्रोच नहीं है बिकॉज ये सिर्फ अकाउंट में लेती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैपिटल एंड लेबर। जनरल अथॉरिटी ऑफ सोसाइटी की बात करें, सोशल चेंज की बात करें, तो ये एकदम सिर्फ मतलब कि कैपिटल लेबर की बात करती है, ना कि किसी और चीज़ की बात करती है। तो एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच नहीं है। जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड ऑफ सोशल चेंज विच हैव इम्प्लीकेशन एनालिसिस इंडस्ट्रियल रिलेशन मार्क्स वुड डिस्क्राइब कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी डिस्क्राइब करते हैं, मार्क्स रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं। मार्केट इंडस्ट्रियल रिलेशन को बोलते हैं मार्केट रिलेशंस। और डिफाइन क्या है, प्राइमरली द ओरिएंटेड टुवर्ड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पावर रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। इसमें बोला इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म एंड क्राफ्ट यूनियनिज्म। देखो ये क्या होता है, ओके, इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म कॉन्ट्रास्ट विथ क्राफ्ट यूनियनिज्म। इस इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्यों होती है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द सोलिडारिटी ऑफ द लेबर। It is includes all type of workers. It organizes worker on the life of specific traits.
देखो इंडस्ट्रियल यूनियन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट सोलिडारिटी ऑफ लेबर की सोलिडारिटी की बात करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेड की। तो थर्ड गलत हो जाएगा, स्पेसिफिक ट्रेड की बात नहीं करता वो, क्राफ्ट यूनियन बात करता है स्पेसिफिक ट्रेड की। इसमें सारे टाइप ऑफ वर्कर आते हैं, किसी भी टाइप का वर्कर सब आता है इंडस्ट्रियल यूनियन में। एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसमें सारे टाइप के वर्कर्स आ जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ स्किल ट्रेड क्या करते हैं उसमें आ जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन में। तो यहाँ पे स्लोगन होता है इंजरी टू वन मीन्स इंजरी टू ऑल, और यहाँ पे लॉन्गर द पिकेट लाइन शॉर्टर द स्ट्राइक। तो यहाँ पे कंसेप्शन होता है ऑफ द सॉलिडारिटी ऑफ द लेबर। तो यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है ऑफ द स्किल एंड द अनस्किल, ठीक है। एंड ये बोलते हैं कि ठीक है आप छोटे से ग्रुप का जो भी इंटरेस्ट है उसको सबऑर्डिनेट कर दो होल बॉडी ऑफ वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए, तो दैट इज़ बेनिफिट ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। ऐसा नहीं करता कि नैरो इंटरेस्ट एक वर्कर के नैरो इंटरेस्ट पे फोकस करेगा, फोकस करता है म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ द स्किल एंड द अनस्किल एंड नेसेसरी ऑफ सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट। आप स्मॉल ग्रुप के जो इंटरेस्ट है नीचे रखो एंड पूरे इंडस्ट्री पूरे वर्कर्स के इंटरेस्ट के ऊपर रखो। ये बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म, ठीक है। क्राफ्ट यूनियनिज्म वर्कर्स देखता है जो एक्सक्लूसिव ग्रुप जैसे स्किल वर्कर्स आते हैं, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर ट्रेड से बिलोंग करते हैं स्किल्ड वर्कर्स, वो क्राफ्ट यूनियनिज्म में आते हैं। इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म में सारे टाइप के वर्कर आ जाते हैं, ठीक है, कॉमन लेबर से लेके हाईली स्किल्ड क्राफ्ट में सारे इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म के पार्ट होता है। क्राफ्ट यूनियनिज्म ज़्यादातर स्किल्ड वर्कर्स और जो पर्टिकुलर ट्रेड में है वो आते हैं क्राफ्ट यूनियनिज्म में। पूछा है गिग इकोनॉमी क्या है, तो गिग इकोनॉमी यहाँ पे टेम्पररी एंड फ्लेक्सिबल जॉब वो कॉमन प्लेस है एंड कंपनीज टेंड टू हायर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रीलांसर इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज, से बोलते हैं गिग इकोनॉमी। तो दिस इज गिग इकोनॉमी। तो ये फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स है एंड टेम्पररी वर्कफोर्स होती है यहाँ पे। ये इकोनॉमी म्यूजिशियन के लिए यूज़ होता था। विच ऑफ दिस फॉलोइंग लेबर लॉज आर इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट हैज़ द सोल, मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट। ईपीएफ एक्ट है, बाइस एक्ट है एंड ईएसआई एक्ट है, ठीक है। फैक्ट्रीज एंड ट्रेड यूनियन एक्ट, तो वो फैक्ट्रीज और ट्रेड यूनियन अब पूरा सेंटर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते ना, ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री इतनी सारी होती है, उनको देखने के लिए स्टेट को भी आना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो निकाला है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है। लेकिन ईपीएफ एक्ट, माइंस एक्ट और ईएसआई एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही निकाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही के पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनफोर्समेंट के, है ना। 1 to 5, ठीक है। तो कुछ एक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनेक्ट करती है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है फॉर द इन्फोर्समेंट। एग्जाम्पल ईपीएफ एक्ट, माइंस एंड ईएसआई एक्ट, डॉक वर्कर, बीडी वर्कर्स सेक्स एक्ट 1976, साइंस वर्कर्स वेलफेयर एक्ट 1981। तो कुछ एक्ट होते हैं जिनके देखो निकाले तो इनेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे फैक्ट्रीज है 1948, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर 1961, प्लांटेशन लेबर एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमैन कंपनसेशन 1923, बॉडी लेबर सिस्टम एक्ट ऑफ 1976। ये सब स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है, निकाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जैसे डॉक वर्कर का सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, बीडी वर्कर, साइन वर्कर ये सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। लेकिन जो अदर वर्कर है जैसे प्लांटेशन लेबर हो गया, मोटर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमैन कंपनसेशन 1923, बॉडी लेबर सिस्टम एक्ट 1976, ये सब कौन इन्फोर्स करे, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो विल सी क्वेश्चन। तो इसमें बोला है विच इज द ऑफ दिस नॉट इज इन अ फंक्शनल, फर्स्ट फंक्शनल टाइप ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाई रॉबर्ट हॉक्सी। रॉबर्ट हॉक्सी ने देखो मार्क्सिस्ट यूनिज्म को नहीं आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने क्या था, बिजनेस यूनिज्म, प्रेडेटरी यूनियन, रिवॉल्यूशनरी यूनिज्म। तो 5 फंक्शनल टाइप ऑफ यूनिज्म बताए थे रॉबर्ट हॉक्सी ने, ठीक है। तो उसमें मार्क्सिस्ट यूनिज्म के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने बात की 5 फंक्शनल के बाद में। तो इसमें क्या था, एक था बिजनेस यूनिज्म, ठीक है, बिजनेस यूनिज्म, अपलिफ्ट यूनिज्म, रिवॉल्यूशनरी, प्रेडेटरी एंड डिपेंडेंट। वैसे देख सकते हैं ऐसे बीडी रूप से याद रख सकते हैं। बी से बिजनेस यूनिज्म, डी से डिपेंडेंट यूनिज्म, आर से रिवॉल्यूशनरी यूनिज्म, यू से अपलिफ्ट यूनिज्म एंड पी से प्रेडेटरी यूनिज्म। एक एक करके देखते हैं कौन सा। देखो बिजनेस यूनिज्म में क्या होता है, ये बात करते हैं एडॉप्टिंग अ वेजेस सिस्टम, इट सीक्स द बेस्ट ऑब्टेन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर इज ओन मेंबर। तो बिजनेस यूनिज्म बात करते हैं हमें अच्छे से वेजेस मिल जाए, मतलब बिजनेस की बात करते हैं कितना पैसा मिलेगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, ये म्यूचुअल इंश्योरेंस देते हैं एंड ये स्ट्राइक्स भी करते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये आउटलुक इज दैट क्राफ्ट्स ऑफ ट्रेड इट एम समवेयर नैरो इकोनॉमिक। तो बिजनेस यूनिज्म से बिजनेस की बात करते हैं, बस पैसा हमारे वेजेस बढ़ने चाहिए, तो इनका नैरो एक एम होता है। ऐसे इनमें कोई और मतलब नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं जाना बस इन्हें पैसे चाहिए मतलब है। तो बिजनेस यूनिज्म। फिर अपलिफ्ट यूनिज्म, एक्सेप्ट अलॉन्ग विद द वेज सिस्टम द होल एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं। यहाँ पे वेज तो इनका होना चाहिए, अपलिफ्ट मतलब अपलिफ्ट यूनिज्म मतलब हमें अपलिफ्ट होना है, हमारा जो स्टेटस है वो भी बढ़ाया जाए। तो ये क्या करते हैं, ये डिफ्यूजन मिशन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ लेजर क्लास कल्चर वर्गोइजी वर्चूज अमंग द वर्कर। मतलब जो वर्गोइजी मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जो कल्चर है वो हमारे अंदर भी आए
और म्यूचुअल इंश्योरेंस मेन फंक्शन होता है यहाँ पे। होमिलेटिस्टिक एज एस प्री ऑक्यूपेशन, तो होमिलेटिक्स एज अ प्री ऑक्यूपेशन। म्यूचुअल इंश्योरेंस मेन फंक्शन होता है, सबका म्यूचुअल इंश्योरेंस रहे। एंड होमिलेटिस्टिक एज अ प्रोडक्शन, हम से एज ए प्री ऑक्यूपेशन। अब रिवोल्यूशनरी यूनिज्म क्या होता है, ये बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर जो भी ऐसे ओवरथ्रो कर दो। इसे देखो, मार्क्सिस्ट को रिवोल्यूशनरी यूनिज्म की बात की है इन्होंने, मार्क्सिस्ट की बात की, इसको बोला है रिवोल्यूशनरी यूनिज्म, किसने, रॉबर्ट हॉक्सी ने। प्रेडेटरी यूनिज्म क्या होता है, यहाँ पे सीक्रेट ये वायलेंस होता है, ये लॉलेस अनार्किस्ट होता है। यहाँ पे किसी की आप मतलब किसी कोई भी यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता है। प्रेडेटरी यूनिज्म में सब कुछ अंदर से एकदम तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है, इसे गुरिल्ला यूनिज्म भी बोलते हैं। तो सर रिजल्टेंट ऑफ गुरिल्ला यूनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे एनार्किस्ट होती है बिकॉज यहाँ पे कोई भी नहीं होता, सब लोग अपना अपना एडवांटेज देना चाहते हैं, इमीडिएट इकोनॉमिक एडवांटेज हो जाए। रूथलेस पॉलिसी ये फॉलो करते हैं, बेटा स्ट्रगल चलता रहता है, ठीक है। तो ये किसी को भी अपना लीडर नहीं मानता, तो ये प्रेडेटरी यूनिज्म, तो ये बिल्कुल सीक्रेट में वायलेंस चलता रहता है। फिर डिपेंडेंट यूनिज्म, तो ये इसके दो होते हैं, विच राइज अपॉन द सपोर्ट ऑफ द यूनिस्ट आफ्टर द ग्रुप कंसर्न दैट इज वेज क्रिएटेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एंड्स ऑफ देयर ओन। तो कोई आउटसाइड बहुत ही ट्रेड यूनियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो जो अंदर वाली यूनिज्म है वो दूसरे वाली यूनिज्म से डिपेंडेंट है, तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट यूनिज्म, ठीक है। आउटसाइड जो यूनियन के आउटसाइड ग्रुप है उन पर रिलाई कर रही हो, ठीक है, विच इज़ क्रिएटेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एंड्स ऑफ देयर ओन। ESI के बारे में पूछा है, स्टैट्यूटरी बॉडी सही है, ESI एक्ट ऑफ 1948 से बना है। स्टैट्यूटरी तो भाई ऑटोनमस बॉडी है भी सही है। कॉर्पोरेशन ये क्या बोलता है, हॉस्पिटल सेटअप कर सकता है, ऑनरेबल कोलैबोरेशन स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज, गलत है, ठीक है। किसी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकता है, सिर्फ ऑनली लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, सो आंसर इज 1 and 2। तो ESI एक्ट ऑफ 1948, तो इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी, BP अडरकर। तो मैं रखना BT अडरकर को अपॉइंट किया था कि किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देनी चाहिए ESI के अंदर। तो इसी की जो उनकी रिपोर्ट थी उसी वही बेसिस बनता है जो हमारे ESI एक्ट आता है 1948 का। कौन थे, BP अडरकर। ये थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ऑटोनमस कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश किया है। तो ESI क्या ऑटोनमस कॉर्पोरेशन, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीगल एंटिटी है। ESI इज ए लीगल एंटिटी, ऑटोनमस बॉडी है। कॉर्पोरेशन, ठीक है, लोन ले सकती है और लोन को डिस्चार्ज भी कर सकती है, मतलब लेकिन इसको पहले सैंक्शन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, को लोन लेना है, ठीक है। और एक्वायर भी कर सकती है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है। लोन भी लीगल एंटिटी है ना, तो लोन ले सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। एंड सारी जो इनकम सी होगी, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी इनकम आएगी वो किसके साथ होगी, कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है। और ये हॉस्पिटल भी सेटअप करती है अपने वर्कर्स के लिए, ठीक है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट एंटिटी के साथ, ठीक है। एंड ठीक है, या तो इंडिपेंडेंटली भी कर सकती है, कोलैबोरेशन के साथ भी कर सकती है, अपने आप भी कर सकती है। बट मोस्ट ऑफ द डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स, ठीक है, वो कंसर्न होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो वी हैव मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017, तो ये क्रेशर डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मैंडेटरी है। यहाँ पे 5 साल नहीं, यहाँ पे 50 शायद इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयज़ है। रिकॉग्निशन द राइट ऑफ अडॉप्टिव मदर, जो अडॉप्ट करिए, अब तो कमीशनरिंग मदर, ठीक है, जो अडॉप्ट करिए कमीशन कर रही है, ठीक है, उन्हें 12 वीक की मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकती है, सही है। और पेड लीव इंक्रीज़ कर दिया 12 वीक से लेकर 26 वीक तक, तो 12 से लाइक 12 का डबल 24 प्लस 2 वीक और, तो 26 वीक फॉर द वुमेन एम्प्लॉयज़, ठीक है, जब तक उनके 2 फॉर किसके लिए, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए, 3rd के लिए नहीं होगा। तो आंसर मिले 2 and 3, पहला गलत है, ठीक है। तो कृषि फैसिलिटीज़ कहाँ इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, यहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो, 50 और ज़्यादा एम्प्लॉयड हो। यहाँ पे मैटरनिटी रिलीव 12 वीक से 26 वीक कर दिए, ठीक है, अगर उनके 2 चिल्ड्रन हो, और 12 वीक उनके लिए जो अडॉप्ट कर रही है मदर। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी अवेलेबल कर सकता है जब मैटरनिटी लीव एक्सपायर हो जाए। फ्रेश फैसिलिटी 2017 से आई थी, 2017 से, तो मैंडेटरी है जहाँ से 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो, और कम से कम उनके बाद 4 दिन में 4 बार एक साथ आ सकते हैं बच्चे से मिलना। देखो ILO ने कुछ आइडेंटिफाई किया है, फंडामेंटल कन्वेंशन कवरिंग द सब्जेक्ट, ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल है, राइट टू वर्क, तो इसमें एक है फोर्स वर्क लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, बस फॉर्म ऑफ लाइफ, चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, तो चारों कन्वेंशन है।